एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इसरो की तरफ से आ रही है। SSLV का लॉन्च आज सुबह कर दिया गया और ये सक्सेसफुल रहा। लॉन्च भी सक्सेसफुल रहा और इसने अपनी सैटेलाइटों को उसके डिजायर्ड ऑर्बिट में बैठाया। असल में ये जो ऑर्बिट में बैठाना था वो लगभग 450 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में इन सैटेलाइट्स को बैठाना था, जिसमें कि EOS-7 ये मेन पेलोड था। इसके साथ दो पेलोड और थे, छोटे सैटेलाइट थे। इससे पहले SSLV का जो लॉन्च था वो पिछले साल अगस्त 2022 में किया गया था, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था। अनसक्सेसफुल इस तरह से इस टर्म में कि डिजायर ऑर्बिट तक इसने सैटेलाइट को नहीं बैठाया था। इस बार ये सक्सेसफुल रहा, लिफ्ट भी सक्सेसफुल था और इसने अपने डिजायर ऑर्बिट में उन सैटेलाइट्स को बैठाया। तो एक बड़ा थम्स अप इसरो के लिए। एक नया रॉकेट हमारे पास अब डेवलप हो चुका है, जिसकी उड़ान 3 दिन के अंदर प्लान की जा सकेगी और जो छोटे कस्टमर हैं, मतलब कम पैसे वाले कस्टमर हैं, उनके लिए भी इसकी उड़ान की जा सकेगी, क्योंकि ये छोटा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट है, हल्के सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट है, खर्च भी इसमें कम लगता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर से है और एक नया मुकाम देने वाली भारत को ये खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तो होता ही है, जिससे कि भारत को नया मुकाम तो मिला ही हुआ है, पर वहां पर अब लिथियम का भंडार भी पाया गया है। 5.3 मिलियन टन वहां पर लिथियम हो सकता है या है। ये हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा या माइन मिनिस्ट्री के द्वारा ये अब क्लियर कर दिया गया है और ये बताया गया है कि ये अभी ग्रेड G3 में है। मतलब ऐसा जो एक्सप्लोरेशन या ऐसा माइनिंग जो कि अभी शुरुआती अपने स्टेज में है, इसको किस तरह से निकालना है, कितना भंडार है, इस सब चीजों के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। वो अनुमान लगाया गया है 5.3 मिलियन टन। अभी तक इस प्रकार के जो भंडार है वो अर्जेंटीना जैसे देशों या लैटिन अमेरिकन देशों के पास ही थे। अब भारत के पास भी ये भंडार आ गया है। इस भंडार को अगर संशोधित करके हम लोग लिथियम आयन बैटरी बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। भारत में EV बैटरीज का एक नया दौर आ सकता है, भारत विश्व स्तर पर इस पे पहुंच सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो शोधन है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। जम्मू कश्मीर जैसा इलाका जहाँ पे एनवायरनमेंट इतना साफ है और टूरिज्म के कारण ही इस स्टेट की मैक्सिमम कमाई होती है, तो वहां पर इस प्रकार की अगर माइनिंग होने लगेगी, टूरिज्म को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा, एनवायरनमेंट को बहुत धक्का पहुंचेगा। इन सब चीजों को साथ में रखते हुए अगर इसकी माइनिंग की जा सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी चीज का प्रयास मुझे लगता है कि भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं प्रेडेटर ड्रोन की। हमको पता है कि हम अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन लगभग 4 सालों से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक खरीद नहीं पाए थे। वो इसलिए कि इसका बहुत ज्यादा महंगा होना है। फिर ये बताया जा रहा था कि इसकी क्वांटिटी कम की जा सकती है और भारत से खरीद सकता है। अब ये खबर आने लगी कि 18 की संख्या में प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जा सकते हैं या खरीदे जाना ही है, ऐसा तय हो चुका है। और 2023 में जब जून में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा होगी तब जाके इसको अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 6 की संख्या में तीनों सेनाओं में ये ड्रोन्स बढ़ जाएंगे, जबकि 2 ऑलरेडी नेवी इस्तेमाल कर रही है। लीज पर लिया गया था सी गार्डियन ड्रोन, जो कि इसी कैटेगरी का होता है, पर उसमें हथियार नहीं लगे होते हैं, केवल कैमरा सर्विलांस होता है। तो वो लिया गया था और वो इसका इस्तेमाल अभी नेवी कर ही रही है और इससे खुश होने के बाद ही ये डील को फाइनल किया जा रहा है। अभी तक ये डील इसलिए लटकी हुई थी कि हमारे CDS नहीं थे और CDS के अप्रूवल के बाद ही ये 18 ड्रोन को मान्यता दी गई है कि हाँ अब इसको हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये दिमाग लड़ाया गया है, हमारे जो प्लानिंग करते हैं मिलिट्री प्लानर्स, उनके द्वारा ये दिमाग लड़ाया गया है कि इसमें खर्चा कितना हो रहा है और इससे आउटपुट कितना निकल रहा है। ये भी माना जा रहा है कि P-8I जो हम लोग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल भी हम किसी हद तक इस ड्रोन की तरह कर पाते हैं, इसलिए उसमें खर्च करना एक अलग बात है और इस ड्रोन में खर्च करना अलग बात है। वहीं ये भी दिमाग लड़ाया गया कि बस एयरक्राफ्ट में खर्च करना सही नहीं है। ड्रोन जिसकी की सर्विस लाइफ में कॉस्ट कम आती है और एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ की ज्यादा कॉस्ट होती है, उसमें जो ईंधन है, उसकी जो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, क्रू का काम है, वो सारा ज्यादा होता है मुकाबले एक ड्रोन के। और ये जो ड्रोन है वो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरक्राफ्ट जो P-8I है वो इतना नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ ड्रोन भी खरीदे जा रहे हैं और आगे चल के P-8I एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। तो उनके बीच में एक समन्वय बनाया गया है, खर्चा को देख के और महत्ता को देख के। वही NTRO के द्वारा हमारी जो सर्विलांस करने वाली एजेंसी है उसके द्वारा 8 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले होने वाले हैं। तपस ड्रोन का नाम भी यहाँ पर सामने आने लगा है, क्योंकि तपस ड्रोन को अब
पब्लिकली उसकी उड़ान दिखाई जाएगी एरो इंडिया 2023 में। तो हो सकता है कि एनटीआरओ के द्वारा तपस ड्रोन को ही खरीद लिया जाए या रुस्तम 2 ड्रोन को ही खरीद लिया जाए, दोनों एक ही ड्रोन का नाम है, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा अब बहुत धड़ल्ले से इसकी मार्केटिंग की जा रही है, तपस ड्रोन की मार्केटिंग की जा रही है। इसका एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है जो कि एरो इंडिया 2023 की तैयारियों को दिखाता हुआ तपस ड्रोन का कैमरे के माध्यम से ये दिखाया गया है, जो कि लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और एयरक्राफ्टों की पिक्चर उसने ली है, वीडियो ली है। पर ये जरूरी नहीं है कि एनटीआरओ के द्वारा तपस ड्रोन ही खरीदा जाए, सरकारी ड्रोन ही खरीदा जाए। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी गुजरात में कई ड्रोन की फैक्ट्रीज लग रही हैं और वहां से भी ड्रोन खरीदे जा सकते हैं एनटीआरओ के द्वारा। ये आगे डिसाइड होना। अब बात करते हैं यूक्रेन में एक ट्रक अशोक लीलैंड का, जो कि भारत का मैन्युफैक्चरर है, उसको देखा गया, वहां पर एक ट्रक देखा गया यूक्रेन में। तो इसे लोगों को लगने लगा कि क्या भारत ने यूक्रेन को इस प्रकार के ट्रक बेचे हैं, वॉर के लिए बेचे हैं या दिए हैं, किस तरह से ये वहां पहुंचा है। एक्चुअल में इस प्रकार की कोई भी डील भारत और यूक्रेन के बीच में नहीं हुई है, ना ही किसी देश के बीच में हुई है। एक पर्सनली कुछ इस प्रकार के ट्रक्स जो कि सिविलियन ट्रक्स थे, जो कि यूरोपियन मार्केट के लिए बने हुए हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो इस प्रकार के ट्रक उसी व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर किए गए हैं यूक्रेन को, जो कि अक्टूबर 2022 में किया गया था। तो अब इस तरह ये क्लियर हो गया है कि जो अशोक लीलैंड के ट्रक्स हैं, जो 6x6 ट्रक्स हैं, वो यूक्रेन में इस्तेमाल तो हो रहे हैं, पर उसको भारत के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही किसी देश के द्वारा दिया गया है। एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा जिसने उसको खरीदा था, उसने उसको ट्रांसफर किया है। वो सिविलियन ट्रक है, आर्मी ट्रक नहीं है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो में पहले जाओ कमेंट बॉक्स में जुड़ जाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।